नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। अपनी मजदूरी की राशि को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर परसुडी मंडी के मजदूरों ने प्रदर्शन कर जल्द से जल्द व्यापारियों से मजदूरी बढ़ाए जाने की मांग की। मांग नहीं माने जाने तक अपने अनलोडिंग के कार्य को पूरी तरह से ठप कर दिया है। लगभग 150 की संख्या में मजदूर परसुडी मंडी में अनलोडिंग का काम करते हैं। बाहर से आ रहे वाहनों से व्यापारियों के माल को खाली कर उनके गोदामों तक पहुंचाते हैं। इस एवज में उन्हें 25 किलो की बोरी के लिए 1 रुपए 20 पैसा का भुगतान होता है और 50 किलो की बोरी के लिए 2 रुपए मिलते हैं। हर 3 साल में उनकी राशि को बढ़ाया जाता है, पर 3 साल 4 महीने हो जाने के बावजूद उनके मजदूरी की राशि में बढ़ोतरी नहीं होने पर मजदूरों के समक्ष भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। एक तरफ वैश्विक महामारी का प्रकोप तो दूसरी तरफ महंगाई ने मजदूरों की कमर को तोड़ दिया है। कई बार व्यापारियों के संज्ञान में मांग से संबंधित बात को डालने के बावजूद व्यापारियों ने इनकी मांगे नहीं मानी। थक हार कर ये सभी आंदोलन का रूप अख्तियार कर लिए हैं। इधर इनके हड़ताल पर चले जाने से मंडी में अन्य राज्यों से खाद्य सामग्री लेकर आ रहे वाहन खड़े के खड़े रह गए हैं, जिससे व्यापारियों के व्यवसाय में भी काफी प्रभाव पड़ रहा है। मजदूर विक्की कुमार ने बताया कि हर 3 साल में मजदूरों की राशि में बढ़ोतरी होती है। उनकी मांग है कि 25 किलो की बोरी के लिए 1 रुपए 50 पैसे का भुगतान किया जाए और 50 किलो की बोरी के लिए 3 रुपए का भुगतान किया जाए। जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक उनका हड़ताल जारी रहेगा। हम बाजार समिति में काम करते हैं। बाजार समिति काम करते हुए हमारा 3 साल में 30% रेट बढ़ता था, लेकिन अभी जो समस्या है उस समस्या देखते हुए हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारा जितना भी लेबर भाई है, पैसा का मतलब काम भी उतना पहले जैसे नहीं रहा बाजार समिति में, और बहुत बीमारी का लेकर के बहुत सारा हम लोगों को बहुत काफ़ी तकलीफ उठाना पड़ा है। एक चीज़ बताइए कि अभी आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो क्या मांग है आप लोगों का? सटीक मांग हमारा मांग ये है कि हम पैसा बढ़ाना चाहते हैं अपना मजदूरी। अभी कितना मिल रहा है, कितने की मांग कर रहे हैं? हम अभी हमें 1 रुपये 20 पैसा मिलता है 25 किलो का कट्टा का। हम चाहते हैं कि वो 1.5 रुपया हो जाए। 50 किलो का कट्टा हमें 2 रुपये मिलता, हम चाहते 3 रुपया हो जाए। गूगल मीट के जरिए हर आरपीएफ पदाधिकारी और जवानों की होगी मॉनिटरिंग। महामारी के दौरान आरपीएफ के द्वारा कई नए एक्टिविटी को दिया गया है जन्म। टाटानगर आरपीएफ के द्वारा किए जा रहे बेहतर कार्य उक्त बातें कही आरपीएफ के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त ओमकार सिंह ने। आरपीएफ के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त कुमार सिंह टाटानगर आरपीएफ पोस्ट पहुंचे, सुरक्षा सम्मेलन और पोस्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आरपीएफ पदाधिकारियों व जवानों की समस्याओं को जाना, उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। वैश्विक महामारी में जवान तनाव मुक्त होकर कार्य करे, इसके लिए अलग से कई एक्टिविटी जैसे योगा, रनिंग, जिम जैसी सुविधाओं बहुत जल्द सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस दौरान लंबित मामलों के निपटारे, रनिंग ट्रेन में आरपीएफ स्क्वाड के कार्यों की समीक्षा की। जानकारी देते वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त ओमकार सिंह ने कहा कि आरपीएफ द्वारा गूगल मीट के जरिए हर जवान की मॉनिटरिंग की जा रही है। एक तरफ जहां जवान इस मॉनिटरिंग के जरिए अपने कार्यों को और जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे, वहीं दूसरी तरफ पोस्ट इंचार्ज सुनिश्चित कर पाएंगे कि मेन पावर की जरूरत के अनुसार जवानों को किस तरह ड्यूटी लगाई जाए। वहीं उन्होंने बताया कि वैश्विक महामारी की चपेट में कोई भी जवान न आए, इसको लेकर विशेष कोविड-19 से मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने बताया वैश्विक महामारी के चलते कार्य कुछ प्रभावित हुई है, पर इस महामारी ने कई नई एक्टिविटीज को जन्म दिया है। ट्रेनों में चोरी, छिनताई जैसे घटनाओं को लेकर आरपीएफ के द्वारा स्क्वाड ड्यूटी विशेष तौर पर टाटानगर से झारसुगड़ा तक 8 सदस्य टीम के साथ की जा रही है। इसके बावजूद अगर घटना घटती है तो उसमें किसी स्टाफ की गलती सामने आती तो जवान से भी जवाब तलब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। वैश्विक महामारी के बाद ट्रेनों का परिचालन सामान्य होने वाली स्थिति में विशेष रणनीति के तहत कार्य करने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि आरपीएफ पोस्ट के द्वारा बेहतर कार्य किए जा रहे हैं, कई मामले का उद्भेदन किया जा रहा है। जो स्टाफ काम करता है इस कंडीशन में, उसमें स्ट्रेस है, वो टाइमिंग उसकी हेल्थ पे हावी होने लग जाता है। तो हमने उसके लिए एक मॉड्यूल बनाया है हेडक्वार्टर ने कि स्टाफ की जो फिजिकल एफिशिएंसी है और मेंटल स्ट्रेंथ है उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो उसमें बहुत सारे एज प्रोफाइल के हिसाब से है कि अगर कम एज का स्टाफ है तो उसको रनिंग, जिम टाइप की एक्टिविटीज़ में बढ़ावा दे, और उसके लिए उसका टेस्ट का मॉड्यूल हमने वहाँ पे रखा है। तो उस पर पैरामीटर सेट कर रखे हैं, तो उस पर कोई अच्छा स्टाफ करता है, कोई बुरा करता है, तो उनको उसी हिसाब से हम लोग वहाँ पे वार्न कर देते हैं या फिर उनको रिकमेंड कर देते हैं कि हाँ आपने अच्छा किया, आपने बुरा किया। वैसे भी जो ज़्यादा एज के लोग हैं उनके लिए योगा कैंप वगैरह लगवाते हैं, ताकि ये कोविड टाइम में जो स्ट्रेस सिचुएशन पैदा हो गया उससे स्टाफ निजात पा सके और खुशी के साथ ड्यूटी कर सके। जमशेदपुर देश के चिकित्सा जगत में प्रख्यात नाम चेन्नई के एमजीएम हेल्थ केयर के द्वारा पूर्वी भारत के मरीजों के लिए भी जमशेदपुर में मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक की शुरुआत की है।
सांची के बारद्वारी इलाके में इस क्लिनिक को खोला गया है, जहां पैथोलॉजी को अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड, कार्डियक ट्रेडमिल टेस्ट, डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, ऑर्थोकार्डिक और गैस्ट्रोलॉजी से संबंधित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं क्लिनिक में चेन्नई से नियमित अंतराल पर पहुंचेंगे और यहां मरीजों को चिकित्सा परामर्श देंगे। अस्पताल प्रबंधन के अधिकारियों ने कहा कि जमशेदपुर तथा आसपास के इलाके में मरीजों को बेहतर और विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु यहां क्लिनिक की शुरुआत की गई है, जिसका लाभ यहां के लोगों को मिलेगा। हेल्थमेट के साथ एमजीएम का तालमेल है और ये फ्यूचर के लिए एक अच्छा रिश्ता बनेगा। जमशेदपुर वासी के लिए इलाज के लिए बहुत उम्दा इलाज वहाँ पे चेन्नई में जो स्टेट ऑफ आर्ट है, पूरा वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ है और डॉक्टर्स भी वर्ल्ड क्लास हैं। और आपको और इस जगह के चलते जितने भी मरीज अलग अलग हिस्से से आते हैं इन एंड अराउंड, उनके लिए एक पायदान मिला अभी हेल्थमेट। यहीं से हम लोग कोऑर्डिनेट करके लेके जाएंगे चेन्नई उनके अच्छे इलाज के लिए। फॉलोअप के लिए ये अच्छा एक उपाय होगा ताकि हम लोग पूरा बाय इंटरनेट के ज़रिए या वीडियो कंसल्टेशन के ज़रिए या फिर हूबहू हर वीक, हर 2 सप्ताह में एक डिफरेंट जगह से यूनिट से डॉक्टर्स आएंगे अलग अलग स्पेशलिटी से, ताकि आपको यहाँ जमशेदपुर की भलाई होगी। किस तरह के स्पेशलिस्टी रहेगा? ये इलाज प्राइमरी लेवल से भी ऊपर होके अब प्राइमरी से लेते हुए पूरा अंत तक जो इलाज नामुमकिन लगता है इस इलाके के लिए, बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या फिर एक्सपर्टीज नहीं है, उन सब के लिए इसको हम लोग लेके चेन्नई में उनको हेल्प करेंगे। कोलकाता से दिल्ली जोड़ने वाली NH2 में भीषण सड़क हादसा, कार और बाइक में जोरदार टक्कर के बाद लगी आग, 2 की मौत। धनबाद NH2 GT रोड के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ। कार और मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद कार और बाइक में आग लग गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। कोलकाता से दिल्ली जोड़ने वाली NH2 में धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के कांड्रा इलाके में कार और बाइक में सीधी टक्कर हो गई, जिसके बाद बाइक में सवार 3 लोग थे, जिसमें 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं कार में एक ही सवार था, जिससे भीषण टक्कर से चालक भाग निकले, लेकिन टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि देखते ही देखते कार और बाइक में धू धू कर आग लग गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर और घायलों को इलाज के लिए PMCH भेज दिया और बाद में दमकल की गाड़ी ने आग को बुझाया। सड़क हादसे का मुख्य कारण NH2 GT रोड में लगभग 3 सालों से GT रोड का कार्य रुका हुआ है, देखने वाला कोई नहीं, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। बताया कि गांव का आदमी, अच्छा, तो हम लोग दौड़ के आए, आके देखें तो दोनों गाड़ी आग लग चुका था। अच्छा, तो उसमें 3 बाइक में 3 लड़का था, कार में कितना था हम देख तो नहीं पाए। अच्छा, इसमें 2 लड़का तो एक्सपोर्ट डेट हो चुका था, एगो जिंदा था, जिसको हम 4 व्हीलर जबरदस्ती रोक के हॉस्पिटल में। पुलिस आया हुआ था। पुलिस का क्या रोल रहा है अभी तक? नहीं लिया। पुलिस फायर ब्रिगेड पहुंची है? कुछ नहीं आया था, कुछ नहीं, ना 4 व्हीलर, ना पुलिस आया था, न एम्बुलेंस आया था, न फायर ब्रिगेड, कुछ नहीं आया था। कुछ लोग कह रहे हैं कि 108 को फोन किया, वो भी नहीं आया। 4 व्हीलर का एकदम नहीं, जबरदस्ती 4 व्हीलर रोक के हम और गाड़ी को अपना अशोक सिंह, हम लोग का गांव का राजेंद्र सिंह का लड़का, उनके साथ में हम भेजे। अभी क्या लग रहा है, कार में भी कोई आदमी मरा है जलकर? उसमें नहीं देखने की, पता नहीं, उसमें आग लग चुका था, हम उसमें वहाँ सामने नहीं जा पाए। शहर के कई स्कूल, कॉलेज एवं IIT संस्थान के छात्र छात्राओं ने संजीवनी मुहिम के तहत वैक्सीनेशन को ले जागरूकता कार्यक्रम चलाया। इस कड़ी में स्टेशन रोड से रणधीर वर्मा चौक तक रैली निकाली। रणधीर वर्मा चौक पहुंचकर रैली नुक्कड़ नाटक में तब्दील हुई। नुक्कड़ नाटक के जरिए वैक्सीन नहीं लेने पर कोरोना के दुष्परिणाम से अवगत कराया गया। बताया गया कि प्रॉपर मास्क नहीं पहनने वाले तथा वैक्सीन जिन्होंने नहीं लिया है उस पर आसानी पूर्वक कोरोना महामारी अटैक करता है, जिसके परिणाम घातक हो सकते हैं। धनबाद विधायक राज सिन्हा भी इस जागरूकता कार्यक्रम में भागीदारी दी। विधायक ने छात्र छात्राओं की इस मुहिम की प्रशंसा की। आज वहाँ से स्टेशन से लेकर के रणधीर वर्मा चौक तक नारा लगाते हुए वैक्सीनेशन को लेकर के चली है। विधायक जी भी साथ में थे? क्या विधायक जी भी साथ में थे? जी, हमारे विधायक जी राज सिन्हा हमारे साथ चले हैं और हमारा बहुत साथ दिया उन्होंने, हमारा बहुत मनोबल बढ़ाया है। कोरोना को अगर है हराना तो टीकाकरण कराना जरूरी है। हर घर संजीवनी को इस प्रकार के नारे के साथ ये बच्चे बच्चियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इन लोगों ने किया और इस प्रकार से इनका ये कार्यक्रम है कि जगह जगह आज इस क्षेत्र में, कल उस क्षेत्र में जाकर के लोगों को जागरूक करेंगे कि डेल्टा हो या डेल्टा प्लस, अपनी वैक्सीन सबसे मस्त।
इस नारे के साथ लोगों से अपील कर रही है बच्चे कि आप वैक्सीन जरूर लगाइए अगर कोरोना को हराना है चाहते हैं तो। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राजद के महासचिव श्याम रजक अपने 2 दिवसीय दौरे पर राजधानी रांची पहुंचे। एयरपोर्ट पर राजद प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह सहित राजद के कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। अपने 2 दिवसीय दौरे पर श्याम रजक पार्टी के विस्तार महागठबंधन पर चर्चा और पार्टी के चल रहे गतिविधियों का आंकलन करेंगे। 24 जुलाई को राजद कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश कार्यालय में बैठक रखी गई है, जिसमें संगठन की मजबूती पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता राजद के महासचिव श्याम रजक करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के संगठन को और मजबूत करने के लिए और आने वाले समय में हम पूरे झारखंड में अपने संगठन के माध्यम से महागठबंधन के सीटें ज़्यादा से ज़्यादा जीते और हम पार्लियामेंट में ये जो अत्याचारी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, एनडीए की सरकार, उसको परास्त करें। इसकी तैयारी के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय कर उनके साथ बातचीत करके इसकी तैयारी कर रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में झारखंड की बेटी दीपिका को महिला तीरंदाजी इवेंट में सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए दीपिका ने संघर्ष का लंबा सफर तय किया है। रांची लोहरदगा रोड पर रातू चट्टी के पास ऑटो चालक शिव नारायण महतो के घर दीपिका का जन्म हुआ था। घर की माली स्थिति बेहद खराब थी। पूरा परिवार एक छोटे से कमरे में रहता था, लेकिन पिता शिव नारायण महतो को भरोसा था कि प्रतिभा की धनी दीपिका एक दिन देश का नाम जरूर रोशन करेगी, और दीपिका ने ऐसा किया भी। टोक्यो ओलंपिक में गए भारतीय दल में झारखंड की 3 बेटियां शामिल है। उसमें सबसे बड़ा नाम है तीरंदाज दीपिका कुमारी का। दीपिका इस समय विश्व की नंबर 1 महिला तीरंदाज है। इससे पूरा देश को गोल्ड की उम्मीदें हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही दीपिका कुमारी ने विश्व कप में 3 गोल्ड जीते हैं। दीपिका कुमारी एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स और विश्व कप सभी में गोल्ड जीत चुकी है और इस बार ओलंपिक की बारी है। दीपिका के माता पिता सहित पूरा झारखंड भगवान से दुआ कर रहे हैं कि इस बार दीपिका टोक्यो ओलंपिक में सोना पर निशाना साधे। वहीं दीपिका के पिता शिव नारायण का कहना है कि अब तो उनके पास 2 गोल्ड के दावेदार है, एक दीपिका, दूसरा दीपिका के पति अतनु दास, जिनके साथ 2020 में दीपिका परिणय सूत्र में बंधी। वहीं दीपिका की माता का कहना है कि माता रानी से प्रार्थना है कि इस बार दीपिका ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड लेकर आए। उम्मीद बहुत सारे हैं और सपना भी बहुत सारे हैं। पहले एक खिलाड़ी था मेरा पास, अब 2 खिलाड़ी है, तो खुश तो हम बहुत ही हैं। लेकिन जो लोग कर्म करेगा वो फल देने वाला तो ऊपर वाला का हाथ में। परिश्रम जो भी करेगा तो फल जरूर भगवान देंगे, ऐसा बात नहीं देंगे, सो बात नहीं। और पूरा रातू वासियों लोग पूरा आशीर्वाद देंगे, पूरा झारखंड का वासी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। जिधर भी जाते हैं उधर पूछते हैं कि नहीं अबर जीतेगा। उससे मेरा भी उम्मीद बहुत जाग गया है कि हाँ जरूर गोल्ड मेडल लाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है कि गोल्ड मेडल जीती है, नंबर 1 भी बनी है और अभी भी उम्मीद है कि वो जरूर जीत करके आएगी। मुझे बहुत खुशी मिलेगा। इसी तरह से मेरा दुआ है कि आप लोग आते रहिए, हम लोग खुशी बांटे और भगवान से, मैं माता रानी से प्रार्थना करूँ कि आप लोग सारे मीडिया लोग आए और खुशी मनाएं। JSR on Wheels introducing one-way ride. Reliable, comfortable, safe, secure, reasonable. Quality service at your doorstep. JSR on Wheels introducing one-way rides. You can book from anywhere. JSR on Wheels के साथ जुड़कर अपने सफर को सुहाना बनाएं और सफर का आनंद उठाएं, क्योंकि हम अपने कस्टमर्स की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखते हैं। आज ही अपनी राइड्स बुक करें JSR on Wheels के एप्लीकेशन के माध्यम से और अपने सफर को आसान बनाएं। Cities available for rides are जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, रांची, कोलकाता, पटना। Just book your ride and we'll provide quality service at your doorstep. जिंदगी एक सफर है सुहाना, JSR on Wheels पे ही जाना।
ब्राउन शुगर के खिलाफ सरायकेला पुलिस का विशेष अभियान। एक साथ ब्राउन शुगर सेवन करते 7 युवक गिरफ्तार, 93 पुड़िया ब्राउन शुगर भी बरामद। सरायकेला जिला पुलिस ब्राउन शुगर के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है, जिसमें पुलिस को सफलता भी प्राप्त हो रही है। इसी अभियान के तहत जिले के आदित्यपुर पुलिस ने ब्राउन शुगर नशेड़ियों पर शिकंजा कसते हुए 7 लोगों को एक साथ ब्राउन शुगर सेवन करते हुए गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिनके पास से पुलिस ने 93 पुड़िया ब्राउन शुगर भी बरामद किया है। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए सरायकेला एसपी आनंद प्रकाश ने पत्रकारों को बताया कि ब्राउन शुगर के विरुद्ध जिला पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनमें पुलिस को सफलता प्राप्त हो रही है। इसी कड़ी में आदित्यपुर पुलिस ने अलकतरा ड्राम बस्ती से एक साथ ब्राउन शुगर का सेवन करते 7 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी प्रतिदिन यहां बने एक झोपड़ी में बैठकर ब्राउन शुगर का सेवन करते थे। इसके बाद पुलिस द्वारा गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से अलग अलग में रखे कुल 93 पुड़िया ब्राउन शुगर, जिनका वजन 9.97 ग्राम है, बरामद किया। जिला पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी के रूप में देख रही है। आदित्यपुर थाना क्षेत्र के अलकतरा ड्रम बस्ती से गश्ती के क्रम में सुबह 7 युवकों को गिरफ्तार किया गया, जो कि सभी ब्राउन शुगर का सेवन कर रहे थे। उनके पास से कुल 93 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है, और इसका कुल वजन जो है वो लगभग 10 ग्राम है। 93 पुड़िया ब्राउन शुगर, कुल वजन लगभग 10 ग्राम है। बिरसानगर थाना अंतर्गत जोन नंबर 9 थाना गेट के समीप रहने वाले राजेश यादव और राजू यादव पर शराबियों ने जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। घायल राजेश के अनुसार पिछले कुछ दिनों से पड़ोस के रहने वाले युवक अपने 8-10 साथियों के साथ राजेश के घर के समीप शराब पीकर हंगामा करते हैं, जिस पर राजेश और राजू द्वारा आपत्ति जताने पर उन शराबियों ने रॉड डंडा से हमला कर दिया। लहूलुहान हालत में दोनों थाना परिसर में भागकर अपनी जान बचाई। वहीं सभी शराबी हमला करने के बाद फरार हो गए। इधर घायल दोनों को पुलिस ने एमजीएम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। वहीं आरोपियों को गिरफ्तार करने के प्रयास में जुट गई है। वो अड्डा मारा था तो रोज बोला यहाँ पर काहे इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हो, अपना घर का यहाँ जाके चिल्लाओ। वो तो चिल्लाएंगे, यहाँ किसी का है। उसी को उसको मारा, काला पकड़ उसको मारने लगा लोग 4-5-10 को लड़का तुरंत आ गया। तो हम गए तो हमको नहीं मारे, क्या लोग ये अपना थाना जान बचाने के लिए। चलो तो ऐसे ही बार ऐसे ही सर हमको स्लोक से जमशेदपुर में अपराध का ग्राफ काफी बढ़ गया है। पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने के बजाय भोले भाले मोटरसाइकिल सवार युवकों पर लाठी और डंडा बरसा रहे हैं। वैसे यह मामला सोनारी के समीप मरीन ड्राइव का है, जहां एक युवक तेज गति से बाइक चला रहा था। तभी टाइगर मोबाइल ने दौड़ाकर उसे पकड़ा और उसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी। डंडा से जब मन नहीं भरा तो लात और घूसे से भी इसकी पिटाई की। अब सवाल ये उठता है कि कानून का रखवाला ही अगर कानून तोड़े तो आप इसे क्या कहेंगे। एक तरफ अपराधियों पर नकेल कसने में जमशेदपुर पुलिस भी विफल है, तो दूसरी तरफ युवकों पर लाठी बरसाने में मस्त। वैसे इस वीडियो को युवक के एक दोस्त ने वायरल कर दिया है। वायरल वीडियो के बाद अब पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। जमशेदपुर महिलाओं को आत्मनिर्भर व परिवार को आर्थिक रूप से सहयोग करने के उद्देश्य से झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने जमशेदपुर सेंटर में 57 युवती व महिलाओं को सिलाई मशीन प्रदान किया। यह वितरण शिल्पी रोजगार योजना के तहत बोर्ड के सीईओ राखाल चंद्र बेशा के द्वारा दिया गया। सिलाई मशीन मिलने से सभी के चेहरे खिल उठे हैं। वे युवती महिलाओं को पिछले 6 माह का प्रशिक्षण भी दिया गया। सिलाई मशीन पाने वालों में बिष्टुपुर सेंटर की 24, घोड़ाबांधा सेंटर की 12 तथा बिरसानगर सेंटर की 21 प्रशिक्षणार्थी शामिल है। संबंध में सीईओ राखाल चंद्र बेशा ने बताया कि इनके प्रशिक्षण के दौरान सभी को स्टाइपेंड के रूप में 4,500 रूपये प्रतिमाह दिए गए। ये योजना एक तरह से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। तो ये शिल्पी रोजगार योजना के तहत सिलाई मशीन का वितरण होता है, जिसमें 75% हम लोग बोर्ड देते हैं जो कॉस्ट होता है, और 25% उनको अंशदान देना पड़ता है जो ट्रेनिंग ले होते हैं। तो ये 6 महीने का ट्रेनिंग होता है, इसमें पर मंथ जो है 1,500 रुपया उनको दी जाते हैं स्टाइपेंड। तो रफली आपका आता है 4,500 के आसपास। 6 महीने ट्रेनिंग करने के बाद उन्हें हम मशीन देते हैं और सर्टिफिकेट देते हैं। जमशेदपुर के भालूवासा स्थित किशोर संघ सभागार में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सह अमर बावरी, भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। वैसे से पूर्व भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक संपन्न हो चुकी है और अब पार्टी के प्रत्येक इकाई कार्य समिति की बैठक संपादित की जा रही है। बैठक में उपस्थित पार्टी के वरीय पदाधिकारियों ने कोरोना काल में पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए
जनहित के कार्यों की सराहना की। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को भाजपा से जोड़ने का दिशा निर्देश दिया। वहीं उन्होंने आगामी दिनों में राज्य सरकार को जनहित के मुद्दों पर घेरने की भी बातें कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केवल जनता को ठगने का कार्य कर रही है और इसके खिलाफ भाजपा आंदोलन करेगी। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन 7 वर्ष के मोदी जी के कामों को हम जन जन तक पहुंचाएं और सरकार की जो विफलताएं हैं, जो 19 पहले होने जा रहे हैं सरकार को, और किस तरह खासकर जो गरीब तबके का इस सरकार में अगर सबसे ज्यादा शोषण किसी का होगा तो है आदिवासी, दलित और पिछड़ा समाज का होगा। मानगढ़ नगर निगम चुनाव पर ग्रहण लग सकता है। इसको लेकर आदिवासी संगठनों का विरोध लगातार जारी है। शुक्रवार को एक बार फिर से मानगढ़ क्षेत्र के माझी परगना महाल द्वारा निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष आपत्ति जताई गई। इन्होंने बताया कि 5वीं अनुसूची के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत किसी भी शेड्यूल एरिया में निकाय व्यवस्था नहीं हो सकता। इसमें सीएनटी एक्ट का भी उल्लंघन होगा। उन्होंने किसी भी योजना के लिए शेड्यूल एरिया में ग्राम सभा की अनुमति लेना जरूरी बताया। साथ ही टीएससी से बगैर अनुमति के लिए निकाय चुनाव असंवैधानिक बताया। देखिए, आज का मामला हम लोग का है, यहाँ पर कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपलिटी बना के ये भारत का संविधान का ये उल्लंघन है। 5th शेड्यूल में भारत के संविधान के मुताबिक 243(सी) में ये कहा गया है कि 5th शेड्यूल एरिया में म्यूनिसिपलिटी या नगर निगम का गठन नहीं होगा। इसके बावजूद भी गठन हो रहा है, उसका मतलब यह है कि ये संविधान का उल्लंघन है। दूसरा, पेशा एक्ट में ये कहा गया है कि कोई भी प्रोजेक्ट आने के पहले ग्राम सभा से पारित करना जरूरी है, लेकिन नगर निगम बनने के लिए ग्राम सभा से किसी भी तरह का परमिशन या सहमति नहीं लिया गया है। देशद्रोह के मामले में न्याय सामाजिक कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी की हिरासत में कैद के इलाज के दौरान हुई मौत के बाद सीपीआई में उनकी मौत की न्यायिक जांच की मांग की। शुक्रवार को रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर सीपीआई ने विरोध प्रदर्शन के साथ मानव श्रृंखला बनाई। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा फादर स्टेन स्वामी को षड्यंत्र के तहत हत्या की गई है। वे 84 वर्ष के थे। ऐसे में उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना कहीं से भी न्याय उचित नहीं है। उनकी मौत की जांच जरूर होनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि फादर स्टेन स्वामी की सोच आज भी हम लोगों के दिलों में है और उसे कोई नहीं मार सकता। उन्होंने कहा कि इस मामले में वैसे लोग जिन पर बिना न्यायिक जांच के यूपीए कानून लगाया गया है उसे अविलंब हटाया जाए और देश से यूपीए कानून को खत्म किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन पर वार, सारी चीजों पर वार हो रहा है। एक फादर स्टेन स्वामी, बहुत अफसोस की बात है कि एक 84 साल के वृद्ध को, एक पार्किंसंस के मरीज को, उनको वो शीपर नहीं दिया गया 1 महीने के लिए। उन्होंने, और अगर वो कसूरवार थे तो उनकी जांच क्यों नहीं की गई? उन्हें क्यों नहीं जांच लगाया गया? क्यों उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया? उन्हें तिल करके इस उम्र में मरने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें कोरोना हो गया था, कोरोना इलाज नहीं कराया गया। वो चाहते थे कि मैं झारखंड में अपने लोगों के पास आऊं, मेरी अंतिम सांसें मैं अपने लोगों के बीच लूं। क्या करते थे? जिन्होंने अपनी पूरी जीवन समर्पित कर दी। शुक्रवार को जमशेदपुर के जोजोबड़ा स्थित नुवोको सीमेंट प्लांट गेट पर ठेका मजदूर बकाया वेतन की मांग को लेकर 2 घंटे तक धरने पर बैठे रहे, जहां ठेकेदारों के आश्वासन के बाद मजदूरों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। जानकारी देते हुए मजदूर नेता चंदन पांडे ने बताया कि पिछले 2 महीनों से यहां के ठेकेदारों द्वारा मजदूरों को वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिससे मजदूरों की माली हालत अत्यंत दयनीय हो चली है। इस महीने भी 22 तारीख होने को है, अब तक ठेका मजदूरों को वेतन नहीं दिया गया है। हालांकि मजदूरों के आक्रोश को देखते हुए ठेकेदारों ने आज बकाया वेतन दिए जाने का भरोसा दिया, जिसके बाद मजदूरों ने आंदोलन वापस ले लिया। 2 महीना से वर्कर लोग का पेमेंट नहीं हो रहा है, जिसके तहत त्राहिमाम मचा हुआ है और आए दिनों आजकल करते करते आज 22 तारीख हो गया, वेतन नहीं मिला। सबका कैसे रोजी रोटी चलेगा, मजदूर सब है। इसलिए मुद्दे को लेकर आज गेट जाम था। आज फोन मिला है कि आज सबका पेमेंट चला जाएगा। इस बात पे हम लोग गेट जाम। जमशेदपुर के कदमा शास्त्री नगर इलाके में इन दिनों लोग घरों में पथराव से परेशान हैं। इनके घर में पथराव के कारण लोग चोटिल भी हो चुके हैं। यहाँ के लोगों ने शुक्रवार को कदमा थाना में हंगामा किया, साथ ही कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 निवासी संदीप कुमार यादव बताते कि आए दिन उनके घर पर पथराव होता है और पत्थर फेंकने वाला फरार हो जाता है। उन्होंने बताया कि पत्थरबाजी के कारण उनके घर में लगे कांच की खिड़कियां टूट जाती है और लगातार पिछले 2 दिनों से पत्थरबाजी का सिलसिला जारी है और इनके घर के किराएदार इसी कारण घर खाली कर भाग गए।
इन्होंने कहा कि पत्थर फेंकने वाले आसपास के घरों में छुप रहे हैं, जिस कारण वे पकड़ में नहीं आ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कदमा थाना पुलिस से इस मामले में कार्रवाई की गुहार लगाई है। संदीप कुमार यादव, हम ब्लॉक नंबर 2 शास्त्री नगर में रहते हैं, कदमा में। वहाँ इकलौता हमारा हिंदू घर है। देर रात हमारे घर में पथराव हो रहा है 2 दिन से। आप घर चलेंगे तो आप देख सकते हैं। कौन व्यक्ति है ऐसा कर? व्यक्ति तो देखा नहीं गया है, देखे होते तो बताते उनको भी और यहाँ भी बता देते, लेकिन उनको देखा नहीं गया। कौन है? छुप जा रहा है, आमने सामने घर में घुस जा रहा है कि क्या, देखने से पता ही नहीं चल रहा है। और पथराव अच्छा खासा हो रहा है, करकट वगैरह टूट गया, औरत लोग पे भी चला है, बहरेदार भागने को मजबूर है। इनर व्हील क्लब ऑफ जमशेदपुर वेस्ट का 7वां स्थापना दिवस जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित कार्यालय प्रांगण में आयोजित की गई। इनर व्हील क्लब ऑफ जमशेदपुर वेस्ट के बिष्टुपुर स्थित प्रांगण में आयोजित 7वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शुरुआत से यह प्रक्रिया चली आ रही है कि स्थापना दिवस के दिन ही एक समारोह आयोजित कर नई टीम को कार्यभार सौंपा जाता है। इसी क्रम में इस कार्यक्रम के में भी पुरानी टीम ने नई टीम को शुभकामनाओं के साथ कार्यभार सौंपा। 2020 से लेकर 2021 में विभा मिश्रा की अध्यक्षता में उनकी टीम ने काफी ऊर्जा के साथ 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। 1 वर्ष पूरे होने पर चयनित किए गए नए अध्यक्ष उर्वशी वर्मा को 2021 से लेकर 2022 के लिए कार्यभार सौंपा गया और उन्हें टीम के साथ भविष्य में बेहतर से बेहतर कार्य करने के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया और 1 वर्ष के कार्यकाल में किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए चर्चा की गई कि इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस दौरान मुख्य अतिथि के अलावा इनर व्हील क्लब ऑफ जमशेदपुर वेस्ट के काफी संख्या में महिला सदस्य मौजूद थी। वेस्ट का 7th इंस्टॉलेशन डे है, दैट इज स्थापना दिवस। आज के दिन हम नए टीम को कार्यभार सौंपते हैं। हमारा सत्र 1 जुलाई से 30 जून तक का होता है। 1 जुलाई से नई टीम कार्य करना शुरू कर देती है और ऑफिशियली एक समारोह आयोजित करके उस टीम को ये कार्यकाल सौंपा जाता है। तो आज हमारा वो कार्यक्रम इंस्टॉलेशन सेरेमनी होने जा रहा है। आज महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की जयंती है। वैसे तो देश भर में चंद्रशेखर आजाद की जयंती के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इधर जमशेदपुर में ब्राह्मण युवा शक्ति संघ की ओर से बाराद्वारी स्थित वृद्ध आश्रम में बुजुर्गों के बीच फल एवं खाद्य सामग्रियों का वितरण किया गया। इस मौके पर आसू नेता अप्पू तिवारी ने बताया कि स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में अपने धरती मां को फिरंगियों के गुलामी से मुक्त कराने में पंडित चंद्रशेखर आजाद ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन आज की युवा पीढ़ी अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करना भी जरूरी नहीं समझते और उन्हें वृद्ध आश्रम में भगवान भरोसे छोड़ जाते हैं। उन्होंने वृद्ध आश्रम के बुजुर्गों के साथ पंडित चंद्रशेखर आजाद की जयंती की खुशियां बांटी और युवा पीढ़ी से अपने माता पिता का सम्मान करने की अपील की। हम लोग भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी भूमिका निभाने वाले श्रद्धेय पंडित चंद्रशेखर आजाद का आज जयंती है। इस जयंती के अवसर पर जिन आशा और उम्मीद के साथ उन्होंने देश की लंबी लड़ाई लड़ी और देश को आज़ादी दिलाने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई, उस सोच को सार्थक करने का हम लोग प्रयास करते हैं। उनका सपना था, जिस माँ भारती के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, आज उसी माता पिता को यहाँ वृद्धाश्रम में ला करके लोग मजबूर कर दिया है। हम लोग हर वर्ष उनके जयंती पर यहाँ आते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं और इनको अपना माता पिता समझ करके उनके लिए अपने यथा अनुसार उनको हम लोग सहयोग करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। यही हम लोगों की काम होती है। CTA Aviation and Hospitality Management. Admission open for Diploma in Aviation and Hospitality. Our contact number 7903302477.